या दोस्तों नमस्कार। आज दोस्तों हम आपके बीच में इकोनॉमिक्स के सिलेबस को लेकर पहुंचे हुए हैं और मैं बता दूं कि आज का सिलेबस औरों के सिलेबस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अलग है। इसलिए अलग है कि दोस्तों आज हम आपको आप ही के ज़रूरतों को पूरा करने वाले सेक्टर्स को लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। मैं बता दूं कि मैं उस सेक्टर को लेकर उपस्थित हूं जो किसी देश की तरक्की का साधन बनता है, जो किसी देश की तरक्की का कारक बनता है। दोस्तों हमारे देश की तरक्की या दुनिया के किसी देश की तरक्की का कारक जो बनते हैं वह उन्हें 3 भागों में इकोनॉमिक्स के आधार पर बांटा गया है और मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखा दूं ये तीनों भाग। इसका नाम है संसाधन, इसका नाम है रिसोर्सेस। और दोस्तों ये रिसोर्सेज या संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। एक मानवीय संसाधन होते हैं, एक भौतिक संसाधन होता है और एक प्राकृतिक संसाधन होता है। दोस्तों मैं बता दूं कि मानवीय संसाधन के अंतर्गत मानव तथा उसके द्वारा किए गए श्रम तथा उसके स्किल्ड को शामिल किया जाता है। और दोस्तों भौतिक संसाधन के अंतर्गत किसी देश में उस देश में पाई जाने वाली कृत्रिम रिसोर्सेस, आर्टिफिशियल रिसोर्सेस, या फिर कह सकते हैं कि मानव द्वारा निर्मित उपकरण या मानव द्वारा निर्मित संसाधन को ही भौतिक संसाधन कहा जाता है। इसमें ज्यादातर पूंजी को शामिल किया जाता है। मैं तीनों को डिफाइन करूंगा, भारत की स्थिति को आपको बताऊंगा, विश्व की स्थिति को समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन तीसरा संसाधन जो है हमारा वह है प्राकृतिक संसाधन, और इस पर किसी का हक नहीं होता है, इस पर किसी का बस नहीं होता है। यह प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था द्वारा हमें उपलब्ध होता है और यह प्रकृति ही तय करता है कि किस देश में कितनी संसाधन की उपलब्धता होगी। प्राकृतिक संसाधन की मैं बात कर रहा हूं, और कौन सा देश प्राकृतिक संसाधन को लेकर कितना समृद्ध होगा। तो दोस्तों ये 3 प्रकार के संसाधन हैं। किसी देश की आर्थिक तरक्की में इसकी बड़ी भूमिका होती है और इसी भूमिका को हम भी आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं कि यह भूमिका हमें किस प्रकार से यूज करनी है या हमारा देश किस प्रकार से इसका उपयोग या उपभोग कर रहा है। दोस्तों मैं बता दूं कि हम पहले संसाधन को मानवीय संसाधन के रूप में आपके बीच में लेकर पहुंच रहे हैं, और मानवीय संसाधन के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है और इसका उपयोग हम कैसे कर पा रहे हैं, इसको भी आपके बीच में हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों इसमें पहला हम लिखे हैं श्रम शक्ति के अधीन। इसका मतलब यह हुआ, पहले तो मानवीय संसाधन के अंतर्गत ये जान लीजिए कि मानव को ही शामिल किया जाता है। और संसाधन किसे कहते हैं, अगर मैं एक लाइन में आपको बताने का प्रयास करूं तो मैं बता दूं कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध सभी प्रकार के या हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका उपयोग हम अपने कार्यों की पूर्ति के लिए करते हैं। दोस्तों जब हम किसी भी चीज का अपने कार्यों के लिए पूर्ति करते हैं तो उसे संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। और उसी के अंतर्गत मानवीय संसाधन के अंतर्गत हम पहला श्रम शक्ति के अधीन किसे शामिल करते हैं, किस मानव को शामिल करते हैं। आप कह सकते हैं कि सर एक बच्चा तो श्रम दे नहीं सकता है, एक वृद्ध व्यक्ति तो श्रम दे नहीं सकता है, तो क्या वह मानवीय श्रम के अंतर्गत नहीं आता है? तो जी आप सही सोच रहे हैं, वह मानवीय श्रम के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों मानवीय श्रम के अंतर्गत जो डिफाइन किया गया है, वैसे तो 18 से 60 वर्ष के बीच के युवाओं को या बीच के लोगों को ही हम मानवीय श्रम के अधीन शामिल करते हैं, लेकिन एक नई डाटा के तहत एनसीईआरटी ये बोल रही है कि 15 से लेकर 64 वर्ष के उम्र के बीच के लोगों को मानव श्रम शक्ति के अधीन रखा जाता है। तो दोस्तों आपके पास मैं डाटा लिखते जा रहा हूं। सामान्य तौर पर जो पहला है उसमें 15 से लेकर 64 वर्ष के उम्र के लोगों को मानवीय श्रम के अधीन रखा जाता है। दोस्तों दूसरा हमारा डाटा क्या कहता है, एक मानव श्रम दिवस किसे कहते हैं? ये दोस्तों प्रश्न है, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं और उसको मैं आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं। एक मानव श्रम दिवस, तो मैं बता दूं कि एक व्यक्ति द्वारा
एक वर्ष में यदि 100 दिन का कार्य पूरा कर लेता है तो उसे एक मानव श्रम दिवस कहा जाता है। दोस्तों याद रखेंगे, एक व्यक्ति एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों का काम पूरा करता है तो उसे एक मानव श्रम दिवस कहते हैं। आपको याद होगा कि भारत में मनरेगा या नरेगा, पहले नरेगा था, 2006 में प्रारंभ हुआ, 2009 में इसे मनरेगा किया गया। मनरेगा मजदूरों को एक वर्ष में 100 दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी गई है, अर्थात एक मानव श्रम दिवस एक व्यक्ति को देने की बात कही गई है और वह रोजगार की गारंटेड थी और इसीलिए उसे 100 दिनों तक ही लिमिट किया गया था। मतलब सरकार 100 दिनों का ही रोजगार देने की गारंटी लेती थी। अगर 100 दिनों के रोजगार नहीं देती थी या नहीं देती है तो उसे 100 दिन का मजदूरी मूल्य प्राप्त होता है। दोस्तों, एक मानव श्रम दिवस का मतलब एक वर्ष में एक व्यक्ति का 100 दिनों का रोजगार एक मानव श्रम दिवस कहलाता है। हम देखेंगे कार्यकारी जनसंख्या किसे कहते हैं। दोस्तों, कार्यकारी जनसंख्या का मतलब यह होता है ऐसी जनसंख्या जो किसी कार्य में लगी हुई हो, जो कोई मौद्रिक मूल्य रिसोर्सेस का कार्य कर रही हो, ऐसी जनसंख्या को कार्यकारी जनसंख्या कहते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि कार्यकारी जनसंख्या के अंतर्गत भारत में एक डेटा के अनुसार 63% कार्यकारी जनसंख्या है। 63%। दोस्तों 63% जनसंख्या कार्यकारी जनसंख्या है। ये एक डेटा के तहत निकाला गया है। इसमें एक मानव श्रम दिवस के रूप में 100 दिन का रोजगार एक वर्ष में तय किया जाता है। तो दोस्तों यहां देख सकते हैं 100 दिन में 100 दिन का रोजगार एक वर्ष में जो होता है उसे एक मानव श्रम दिवस कहते हैं। यहां पे कार्यकारी जनसंख्या अगर मैं बताऊं कि 63% कार्यकारी जनसंख्या को निर्धारित किया गया है। दोस्तों CMIE एक संस्था है जो कहती है कि भारत में जो पुरुष श्रम भागीदारी दर है वह आपकी 67%, लगभग 67%। इसमें से ये डाटा जो मैं बता रहा हूं CMIE का डाटा है, जिसमें पुरुषों के लिए जो श्रम भागीदारी दर है वो 67% है और जो महिला भागीदारी दर है भारत में वह दोस्तों सिर्फ 9% है, 9 कुछ परसेंट। दोस्तों भारत में महिला भागीदारी दर बेहद खराब है, बेहद कम है। वैसे वर्ल्ड की जो औसत रिपोर्ट है दोस्तों, WTO जो कहता है वह 40% से प्लस, कहीं 40% तो कभी 46% के रेशियो में, कभी कम तो कभी ज्यादा, 40% से अधिक महिलाओं की भागीदारी निर्धारित करता है। लेकिन भारत में इसकी जो रेट है, इसकी जो दर है वो बेहद कम है और मात्र 9% ही महिलाएं भारत में कार्य करती है। आप समझ सकते हैं कि हर घरों में लगभग महिलाओं के श्रम शक्ति का अवसर जो है बेहद कम है और पुरुषों का ज्यादा है। आप सबको पता है कि भारत में पुरुष कमाते हैं, एक स्लोगन के अनुसार कहा जाता है, और महिला खाती हैं। इसका मतलब आज भी कहीं ना कहीं समाज 21वीं सदी में प्रवेश कर गया है, फिर भी महिलाओं को वह अधिकार नहीं मिल पाए हैं। वह श्रम की भागीदारी महिलाओं को उतनी नहीं बढ़ पाई है जितनी पुरुषों की हमारे समाज में देखी जाती है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये जो डेटा है इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि दर। दोस्तों भारत की जनसंख्या वृद्धि दर पूछनी नहीं है। दुनिया में जनसंख्या की वृद्धि दर में भारत कितना आगे है और कितना जनसंख्या बढ़ चुका है ये अपने आप में कहने वाली विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत की जनसंख्या वृद्धि जो दर है वो वार्षिक रूप से 1.7% के रेशियो में बढ़ रहा है। 1.7, 1.8 के रूप में बढ़ रहा है, जबकि दशकीय वृद्धि दर दोस्तों 17.6% दिखाया जाता है। जो पिछली दशकीय वृद्धि दर आई थी 2011 के रिपोर्ट में, 2011 जनगणना की रिपोर्ट में, उसमें 17.6% की वृद्धि दर दिखाई गई थी। यह भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है और भारत की जनसंख्या वृद्धि दर आज बढ़कर दुनिया के कई देशों को पीछे कर चुका है
और जनसंख्या की कुल आबादी चाइना के बाद जो भारत की स्थिति बनी हुई है, इसमें लगातार वृद्धि हो रही है और इससे ये अनुमानित लगाया जा रहा है कि 2030 तक हम चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया का नंबर 1 आबादी वाला देश बन जाएंगे। आपको मैं यहां बता दूं कि जो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है वह भारत की आर्थिक तरक्की में बाधा है और किसी भी देश की अति जनसंख्या वृद्धि दर उस देश की आर्थिक तरक्की में बाधा उत्पन्न करती है। यह जो डेटा है वो इस बात से समझ सकते हैं, इसमें लिखा है नीचे जनसंख्या विस्फोट। दोस्तों, जनसंख्या विस्फोट जो है, यह जो है जनसंख्या विस्फोट, जब किसी देश की जनसंख्या वृद्धि दर उस देश की आर्थिक तरक्की में बाधा उत्पन्न करने लगते हैं तो उसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। दोस्तों, यह पीसीएस से लेकर आईएएस तक की पेपर में लगातार पूछे जाते रहे हैं कि जनसंख्या विस्फोट किसे कहा जाता है। तो सिर्फ एक लाइन में इसका अर्थ यह होता है कि जब किसी देश की जनसंख्या की वृद्धि दर उस देश की आर्थिक तरक्की में बाधा उत्पन्न करने लगते हैं तो उस वृद्धि दर को हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि भारत में जनसंख्या विस्फोट का ही एक नतीजा है कि भारत की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है। वैसे सामान्य तौर पे भारत में जनसंख्या विस्फोट का वर्ष किसे कहते हैं तो 1981 से लेकर 1991 के वृद्धि दर को जनसंख्या विस्फोट का नारा दिया जाता है, जनसंख्या विस्फोट की बात की जाती है। उस दौरान भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर इतनी तेज बढ़ी थी कि भारत की आर्थिक तरक्की में बाधा बनकर खड़ी थी, बाधा बन रही थी, इसलिए हम लोग उसी वर्ष को जनसंख्या विस्फोट के रूप में जानते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर परेशानी का सबब है, खतरे की घंटी है, लेकिन इसी दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जो चाह रहे हैं कि हमारी जनसंख्या बढ़े। उनके चाहने से भी वहां जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जैसे हम आपको रसिया को एग्जाम्पल दें, रसिया में जनसंख्या छोटी है और रसिया का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। रसिया की तरक्की रसिया की जनसंख्या की कमी के कारण रुकी हुई है। रसिया अपने जनसंख्या की वृद्धि के लिए एक नारा देता है, प्रजनन करो समृद्धि करो। आप सोच सकते हैं कि प्रजनन करो समृद्धि करो से सेंस क्या निकल रहा है कि जितनी आबादी बढ़ाओगे उतनी समृद्धि कर पाओगे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया बेहद कम जनसंख्या वाला देश है, वहां 2.25 करोड़ के समथिंग में जनसंख्या है और वहां जो जनसंख्या है उतनी जनसंख्या तो हमारे देश में हर साल बढ़ जाती है। दोस्तों, हमारे देश में लगभग 2 करोड़ जनसंख्या हर साल बढ़ती है। ये हमारे देश की डेटा थी। हालांकि आने वाली परिस्थितियां कुछ अच्छी संकेत दे रही है, जिसमें जनसंख्या की वृद्धि दर कुछ कम देखी जा रही है, लेकिन सामान्य तौर पे जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है उतनी हमारे देश में एक वर्ष में जनसंख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, आश्चर्य मत करिएगा, हर वर्ष एक ऑस्ट्रेलिया हम लोग बढ़ा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार एक नारा दी है और ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या बढ़ाने के लिए एक जो मुहिम चलाया गया है उसके अंतर्गत जो नारा है, एक बच्चा पापा का, एक बच्चा मम्मी का और एक बच्चा देश का। मतलब एक बच्चा पापा का, एक बच्चा मम्मी का और एक बच्चा देश का। यह मोटिवेशन जनसंख्या को बढ़ाने के लिए दर्शा रहा है कि वो देश कितनी जनसंख्या वृद्धि के लिए ललायित है, क्योंकि उनकी देश की जनसंख्या की कमी उस देश की तरक्की में बाधा उत्पन्न कर रही है। और हमारे जैसे देश की जनसंख्या की वृद्धि दर हमारे देश में आर्थिक तरक्की में बाधा उत्पन्न कर रही है। दोनों का डिफरेंसेस आप निकाल सकते हैं कि एक देश जनसंख्या के बिना तरक्की नहीं कर रहा है और एक देश इतनी जनसंख्या है कि उसके वजह से तरक्की नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, जनसंख्या विस्फोट का यह सेंस कहा जाता है, जनसंख्या विस्फोट इसे कहते हैं। अब हम देखते हैं छठवां क्या कह रहा है, बेरोजगारी दर। यहां मैं बेरोजगारी का भी मेंशन कर दूं, क्योंकि भारत बेरोजगारी में लगातार बड़ा देश बनता जा रहा है, बेरोजगारों की फौज खड़ी होती जा रही है। लेकिन मैं यहां बता दूं कि भारत की जो तरक्की है उसमें दोस्तों असंगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ रहे हैं, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार की कमी हो रही है। इस बात को ये मैं डाटा के आधार पर बता रहा हूं।
हालांकि भारत में तरक्की जरूर हुई है, भारत में रेलवे जो है कि सड़क संचार, विद्युत इत्यादि की वृद्धि तो देखी गई है, लेकिन इसके बढ़ने से देश की जो बेरोजगारी दर है वह कम नहीं हुई है। और मैं बता दूं कि लेकिन इसमें संगठित क्षेत्र में बेरोजगारी की वृद्धि देखी जा रही है, जबकि असंगठित क्षेत्र में बेरोजगारी की कमी देखी जा रही है। और दोस्तों, संगठित क्षेत्र में इसलिए बेरोजगारी की वृद्धि देखी जा रही है क्योंकि भारत में शैक्षणिक प्रतिशतता लगातार बढ़ती जा रही है। लोग शिक्षित हो रहे हैं, लोग टेक्निकल हैंड से एजुकेटेड हो रहे हैं, लोग मेडिकल हेल्थ सेक्टर से एजुकेटेड हो रहे हैं, और जितने गति से एजुकेटेड हो रहे हैं उतनी गति से संगठित क्षेत्र में रोजगार नहीं मिल रहे हैं दोस्तों। इसीलिए रोजगार के दृष्टि में भारत अभी लगातार पिछड़ा हुआ है। तो दोस्तों, बेरोजगारी की स्थिति क्या है, मैं बता दूं कि भारत में बेरोजगारी की दर 6.5, भारत में दोस्तों बेरोजगारी की दर, दोस्तों जी यहां काट दीजिएगा, दो जो काटना है। दोस्तों, भारत में बेरोजगारी की दर 6.5% है। बेरोजगारी की दर 6.5% है, और ये दो भागों में बांट रहा हूं। एक दोस्तों ग्रामीण बेरोजगारी की दर है और एक शहरी बेरोजगारी की दर है। और मैं बता दूं कि ग्रामीण बेरोजगारी की दर जो है वो 5.8% है, 5.8%। और दोस्तों जो शहरी बेरोजगारी की दर है वो 7.7% है। आपको मैं बता दूं कि हमेशा, और एक बात को हमेशा याद रखें कि जब भी भारत में बेरोजगारी की दर पूछे तो ग्रामीण बेरोजगारी की दर कम और शहरी बेरोजगारी की दर ज्यादा होती है। इस बात का आप अध्ययन जरूर से लगा लेंगे। शहर में बेरोजगारी ज्यादा होती है और गांव में बेरोजगारी कम होती है, यह हमेशा का डाटा है, और आपको यह डाटा याद रखना होगा। ये आने वाले परीक्षाओं में निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे कि भारत में बेरोजगारी की दर क्या है, भारत में ग्रामीण बेरोजगारी की दर क्या है, भारत में शहरी बेरोजगारी की दर क्या है। ये तो था दोस्तों मानव श्रम के रूप में हमें जो प्राप्त हो रहे हैं, हम जो मानवीय संसाधन के अंतर्गत शामिल किए हुए हैं, उस बात का डेटा हम आपके सामने रखे हैं। अब हम दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि हमने दूसरे नंबर पर भौतिक संसाधन को रखा है, और मैं बता दूं कि भौतिक संसाधन के अंतर्गत उस संसाधन को शामिल किया जाता है जो मानव निर्मित संसाधन होते हैं, जिसे आर्टिफिशियल या कृत्रिम रिसोर्सेस कहते हैं। उस संसाधन को हम मानवीय या भौतिक संसाधन के रूप में रखते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि भौतिक संसाधन किसी देश की तरक्की का वर्तमान में सूचक है। आज कोई देश तरक्की जो कर रहा है वो अपने भौतिक संसाधनों के बल पर ज्यादा कर रहा है। एक जमाना था जब औद्योगिक एक तरह से कार्यशीलता कम थी। दोस्तों, एक जमाना था जब प्राकृतिक संसाधनों पर दुनिया चलती थी, और आज का जमाना भौतिक संसाधनों पर दुनिया चलती है। दोस्तों, भौतिक संसाधन के अंतर्गत पूंजी को शामिल किया जाता है, और किसी देश की पूंजी उस देश की तरक्की का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा साधन है। और भारत में पूंजी की कमी पाई जाती है, और पूंजी को आर्थिक तरक्की का सूचक माना जाता है। दोस्तों, जैसे मैं बता दूं कि पूंजी को आर्थिक तरक्की का सूचक माना जाता है, अर्थात भौतिक संसाधनों को आर्थिक तरक्की के कारक के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, भौतिक संसाधन के अंतर्गत क्या आता है? भवन को भौतिक संसाधन के अंतर्गत शामिल करते हैं, मशीन को शामिल करते हैं, उपकरण को शामिल करते हैं, सामग्री को शामिल करते हैं, इत्यादि चीजों को भौतिक संसाधन के अंतर्गत शामिल करते हैं। दोस्तों, कार, मोटर कार, बाइक से लेकर घर, मकान, फैक्ट्रियां इत्यादि भौतिक संसाधन के अंतर्गत शामिल होते हैं। और आज आप समझ सकते हैं कि किसी देश की भौतिक संसाधन ही उस देश की तरक्की का साधक बन रहा है, उस देश की तरक्की का कारक बन रहा है। तो भारत भौतिक संसाधन में एक पिछड़ा हुआ देश है। भारत में पूंजी एक दुर्लभ वस्तु मानी जाती है। याद रखेंगे और ध्यान रख लेंगे कि भारत में पूंजी को दुर्लभ वस्तु मानी जाती है। हालांकि भारत में पूंजी
की प्रतिशतता धीरे धीरे बढ़ रही है, भारत में भौतिक संसाधन भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन जितनी हमारे देश की आबादी है, जितनी हमारे देश में डिमांड है, उसके हिसाब से अभी भौतिक संसाधनों की कमी देखी जा रही है। इसीलिए भारत आज बहुत बड़े जीडीपी वाला देश होने के बावजूद भी भारत आज गरीब देशों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। दोस्तों याद रखेंगे कि भौतिक संसाधन के अंतर्गत पूंजी को शामिल करते हैं और पूंजी किसी देश की आर्थिक तरक्की की कुंजी मानी जाती है। अब हम तीसरे प्रकार के संसाधन में की बात करते हैं। तीसरा प्रकार है प्राकृतिक संसाधन। और दोस्तों प्राकृतिक संसाधन, जैसा कि मैं प्रारंभ में ही बताया हूं कि प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत कोई देश अपने हाथों से इसका निर्माण नहीं कर सकता है, अपने कोशिशों से इसका निर्माण नहीं हो सकता है। यह प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था है, ईश्वरीय व्यवस्था मानी जाती है। इसे प्रकृति ने कितना किसी देश में उपलब्ध करा दिया है, यह प्रकृति की ही व्यवस्था के अंतर्गत विभाजित है। भारत एक प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध देश माना जाता है। आपको मैं बता दूं कि 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत प्राकृतिक संसाधनों के ही दम पर सोने की चिड़िया कहलाता था। याद रखेंगे दोस्तों, सोने की चिड़िया, आज तो हम काठ की चिड़िया बनकर रह गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक जमाना था कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। और भारत की जो जीडीपी है वह वर्ल्ड जीडीपी की 34 से लेकर 36% के बराबर हुआ करती थी। आप दोस्तों 36% शायद कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। आज दुनिया भर में अमेरिका की जो जीडीपी है, आज अमेरिका हुआ है दुनिया भर में। अमेरिका को लोग पहला पसंद करते हैं, अमेरिका को बहुत तरक्की वाला देश कहते हैं, लेकिन फिर भी आज के जीडीपी में अमेरिका की जीडीपी का 17% योगदान है। लिख कर रख लीजिए दोस्तों, मात्र 17% योगदान है, तो आज अमेरिका हुआ है। और जिस दिन भारत की जीडीपी 36% के बराबर थी, उस समय भारत की हैसियत क्या थी, उस समय भारत विश्व नक्शे पर क्या था, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों हम 36% के साथ दुनिया के सबसे बड़े जीडीपी वाले देश थे। और दोस्तों इसके अंतर्गत जो प्राकृतिक संसाधन है उसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है मैं यहां सामने दर्शाया हूं। जो भी प्रकृति व्यवस्था है, कोयला है, थोरियम है, यूरेनियम है, पानी है, सूर्य ताप है, खनिज है, ये सब कुछ प्रकृति प्रदत्त है और यह भी मानव के तरक्की में बेहद इंपॉर्टेंट रूप में अपने रोल को अदा करता है। दोस्तों सूर्य ताप से एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि जैसे आज सोलर लाइट की लगातार प्रचलन बढ़ती जा रही है। दोस्तों जरा सोचिए कि कोई अगर देश ध्रुवों की तरफ हो, जहां सूर्य की रोशनी सीधी न पहुंच रही हो और न ज्यादा मात्रा में पहुंच रही हो, उस देश चाह कर भी सोलर लाइट का विकास नहीं कर सकता है। दोस्तों जिस देश में पानी का अभाव हो, वह देश पानी के अभाव में तरक्की नहीं कर सकता है। तो दोस्तों तरक्की के लिए प्राकृतिक संसाधन तो प्राथमिक संसाधन के रूप में चाहिए ही चाहिए। एक देश के पास भौतिक संसाधन भी हो और एक देश के पास मानवीय संसाधन भी हो। जैसे आप भारत के लोग दुबई जाते हैं, सऊदीया जाते हैं या कतर जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि वहां प्राकृतिक संसाधन है, वहां भौतिक संसाधन भी है, लेकिन वहां मानवीय संसाधन नहीं है। इसलिए हमारे देश के लोग वहां कमाने जाते हैं या वहां अपने रिसोर्स के रूप में पहुंचते हैं। दोस्तों हमारे देश में भौतिक संसाधन की कमी है, इसीलिए दुनिया भर की कंपनियां, दुनिया भर की फैक्ट्रियां हमारे देश में आती है। हम उसको बुलाते हैं ताकि हमारे देश में पूंजी बढ़ सके, हमारे देश में भौतिक संसाधन बढ़ सके, जिससे हमारे देश की तरक्की हो सके। इसी तरह दोस्तों दुनिया में जैसे जापान एक देश है, वहां कच्चे माल या प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, तो दुनिया भर से जापान प्राकृतिक संसाधनों को खरीदता है। तमाम तरह खनिज खरीदता है, तमाम तरह के लोहा खरीदता है, तमाम तरह के प्राकृतिक अन्य संसाधनों को खरीदता है, जिसकी वजह से जापान अपनी तरक्की को कर पाता है। तो दोस्तों जिस देश में यह तीनों पर्याप्त मात्रा में हो, उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों आज का यह संसाधन पर वीडियो था और यह वीडियो एक विस्तृत रूप में आप सामने रखने का प्रयास किया गया। आपको अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो तो हमें कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।